अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फिजिकल हैंडीकैप चिल्ड्रन का कोर्स हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था और कोड 3607 के लेक्चर्स हम लोग पढ़ रहे थे। इस वीडियो के पहले जो 2 लेक्चर्स थे उनमें हम लोगों ने काफ़ी जो मेन चीज़ें थी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी वो डिस्कस कर ली है और ये इस वीडियो का पार्ट 3 है और इंशाल्लाह इस पार्ट में हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो इस पूरी प्लेलिस्ट का सिलेबस दोबारा से देख लेते हैं। इसमें हम लोगों ने कोड 3607 के आउटलाइंस को डिस्कस किया था और हमने पढ़ा था कि 9 चैप्टर जो है इस बुक के हैं और उनके तमाम इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स थे उनका ओवरव्यू ले रहे हैं। और लास्ट 2 वीडियोस के अंदर फर्स्ट चैप्टर को डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम लोग आगे के तमाम चैप्टर जो है उनको कवर करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस एक वीडियो के अंदर आगे के जितने भी 8 चैप्टर रहते हैं उनको कवर किया जाए ताकि ये वाली प्लेलिस्ट जल्द से जल्द खत्म हो और अब हम लोग नेक्स्ट कोर्स की तरफ मूव करें। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। और इन वीडियोस को अपनी क्लास फेलोज और फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इनसे फ़ायदा हासिल हो। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आता है। चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी। फिजिकल डिसेबिलिटी के पर्सन के ऊपर, उसकी फैमिली के ऊपर, उसकी सोसाइटी के ऊपर, उसके सोशल सर्कल के ऊपर हर चीज़ पे इफेक्ट होते हैं। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं। अगर ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है तो आप इनको इजीली ऐड कर सकते हैं। ग्रीव के गम की जो चीज़ है वो हमारे पाई जाती है अगर किसी का एबनॉर्मल बच्चा पैदा हो जाए या वैसे किसी को चोट लग जाए और बाद में वो डिसेबल हो जाए तो सबसे पहली चीज़ ये होती है दुख गम जो है फैमिली को होता है, उसको खुद होता है, सोसाइटी को होता है। शॉक हो जाता है, फीलिंग्स ऑफ ग्रेट लॉस, और इस तरह की फीलिंग्स रखना स्टार्ट कर देते हैं सब लोग जिस तरह बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। डिनायल होता है। सबसे पहले तो पेरेंट्स जो हैं वो डिनाई कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। इंडिविजुअल, उसकी फैमिली और सोसाइटी उसकी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करते, उसको डिनाई करते रहते हैं, जो कि बहुत बड़ा इफेक्ट आता है फिजिकल डिसेबिलिटी के ऊपर भी और उस पर्सन के ऊपर भी जो कि फिजिकल डिसेबल्ड होता है। एक्सपेंसिव रिसोर्सेज, फिर रिसोर्सेज जो है उस बच्चे को प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, पेरेंट्स के लिए भी, फैमिली के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। और जाहिर बात है रिसोर्सेज जितने भी हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं। फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, बिल्कुल हेल्पलेस हो जाता है इंसान। एंजाइटी, मॉर्निंग एंड सैडनेस, और रोना धोना स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारे जो कॉमन चीज़ें हैं जो हर सोसाइटी में हर उस पर्सन को फेस करना पड़ रही हैं जो कि फिजिकली डिसेबल्ड है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम्स बताए गए हैं जो उस इंडिविजुअल में या उसकी फैमिली में आ जाते हैं जिसको फिजिकल हैंडीकैप्ड हो या जिसको कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी हो। विड्रॉल या क्वाइट, वो जो पर्सन है वो विड्रॉ हो जाता है या चुप करके रह जाता है, बिल्कुल सोसाइटी में उसका जो रोल है वो ख़त्म हो जाता है। उसमें इंटरनल एंगर आ जाएगा, अंदर से ही वो चिड़चिड़ा रहने लग जाएगा। वो पर्सन जो कि खुद डिसेबल्ड होता है इंटरनली उसको गुस्से में रहेगा, डिप्रेशन में जा सकता है। सोशल सपोर्ट जो होती है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और अगर सोशल सपोर्ट ना मिले तो पर्सन डिप्रेशन में जा सकता है। सोशल एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए कि जो सोसाइटी है उसको चाहिए कि उस पर्सन को एक्सेप्ट करे। मल्टीपल इम्पैक्ट्स ऑन फैमिली, लिमिटेड लेयर एक्टिविटीज, उसकी जो लेयर की एक्टिविटीज है वो भी लिमिटेड हो जाती है। फिजिकल डिसेबिलिटी के बाद पर्सन बहुत सी फिजिकल एक्टिविटीज जो है उसको छोड़ देता है क्योंकि उससे नहीं होती। सोसाइटी का बहुत प्रेशर आ जाता है, मैरिटल स्टेटस की भी डिफिकल्टी आती है। किसी मजदूर इंसान से कौन शादी करना चाहेगा। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जिनके हवाले से क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो आप उनमें ये वाले पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं कि जो फिजिकल हैंडीकैप बच्चा है उसको किस तरह की जो प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में फेस करना पड़ती है, उनमें आप ये वाले सारे के सारे पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं और आगे इनको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यही वाले मेन पॉइंट्स हैं जो इस चैप्टर 2 के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी। एनाटॉमी कहते हैं इंटरनल ऑर्गन्स को, बॉडी की जो इंटरनल पार्ट्स हैं उनको एनाटॉमी कहा जाता है और फिजियोलॉजी कहा जाता है बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको, और उन पार्ट्स से हम जौन से डेली लाइफ के फंक्शंस करते हैं उनको फिजियोलॉजी कहा जाता है। तो चैप्टर 3 के अंदर ह्यूमन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स और एक्सटर्नल जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनके बारे में ही सारा डिस्कस किया गया है। जो इसकी मेन चीज़ें हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। एनाटॉमी मीन्स स्टडी ऑफ द पार्ट्स ऑफ बॉडी लाइक बोन्स, मसल्स, नर्व्स। जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एनाटॉमी का मतलब बॉडी के जो इंटरनल पार्ट्स हैं जैसे बोन्स, मसल्स, नर्व्स वगैरह, उनके बारे में पढ़ना जो होता है, उनकी स्टडी एनाटॉमी कहलाती है। जैसा कि यहाँ पे नर्वस सिस्टम बताया गया है,
नर्वस सिस्टम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और जितने भी नर्व्स हैं उन पर कंसिस्ट करता है और पूरी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम फैला हुआ होता है। आपका जो ब्रेन है और जो आपकी रीढ़ की हड्डी है और उसके साथ नर्व जो है ये मिलकर नर्वस सिस्टम बनाते हैं और पूरी बॉडी के अंदर ये सिग्नल्स भेजते हैं, मैसेज को रिसीव करते हैं और सेंड करती है न्यूरॉन्स के जरिए से। नर्वस सिस्टम के दो मेन पार्ट्स हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है, जबकि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसमें जितनी भी नर्व्स बॉडी में फैली हुई है वो सब आ जाती है। और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है उनको वो रिसीव करता है, प्रोसेस करता है, उनको रिस्पॉन्ड करता है। इसी से अगर हम एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल आपका हाथ जो है किसी गर्म चीज़ पे लगता है तो वो सेंस ऑर्गन्स उसको सेंस करते हैं और जो सिग्नल्स है हमारे ब्रेन तक जाते हैं और ब्रेन क्या करता है, हमें ये चीज़ बताता है कि वो चीज़ हमें जला रही है और रिस्पॉन्स में हम लोग अपना हाथ पीछे हटा लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है सिग्नल्स को रिसीव करने का, उनको प्रोसेस करने का और उनका रिस्पॉन्स देने का, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही करता है। नेक्स्ट हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ते हैं। यहाँ पे जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो इम्पोर्टेंट है चैप्टर 3 के अंदर। उसमें सेरिब्रम, सेरिबेलम, वेंट्रिकल्स, न्यूरॉन्स, एक्सन्स और ब्रेन स्टेम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आपके जो ब्रेन के फंक्शंस हैं, स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस हैं, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे दो और पॉइंट्स दिए हुए हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही एक पार्ट होता है, लेकिन हमारी बॉडी के जो इनवॉलंटरी फंक्शंस होते हैं जैसे हार्ट बीट, हमारी ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, डाइजेशन वगैरह, इन सबको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है कंट्रोल करता है। जबकि जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये बॉडी की मूवमेंट्स और जो साइमल्टेनियस रिस्पॉन्सेज होते हैं उनको ये जो है कंट्रोल करता है, जो कि हम खुद मूवमेंट करते हैं। चैप्टर 3 के जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं। मसल्स और उनकी क्लासिफिकेशन जो है ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। उसमें स्ट्रक्चरल मसल्स, फंक्शनल मसल्स आते हैं और स्केलेटल मसल्स। और जो नेक्स्ट मसल्स की टॉपिक में से इम्पोर्टेंट है वो है रोल ऑफ मसल्स, मसल्स के फंक्शंस, मसल्स की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूनिट 3 है बोन्स और इसकी क्लासिफिकेशन। 3 तरह की क्लासिफिकेशन की गई है बोन्स की, डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन उनकी डेवलपमेंट के हिसाब से, उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से और उनकी रीजन की वो कहाँ पे पाई जाती है उस हिसाब से बोन्स को क्लासीफाई किया गया है। और ये तमाम की तमाम क्लासिफिकेशन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ आपके कंटेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को, लेकिन इन तमाम टॉपिक्स को हम इसी प्लेलिस्ट के अंदर आके डिटेल में भी पढ़ेंगे। वहाँ पे आपके सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएंगे और डायग्राम्स भी आप बनाना सीखेंगे और इंशाल्लाह आपके एग्जाम्स की अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। और लास्ट पे टाइप ऑफ बोन्स जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड आती है बोन्स की फंक्शंस। कुछ फंक्शंस यहाँ पे बताए गए हैं। मेक कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म ऑफ बॉडी, बॉडी की एक खास फॉर्म बनाते हैं, एक खास स्ट्रक्चर देते हैं जो बोन्स होती है बॉडी को। अगर हमारी बॉडी के अंदर हड्डियाँ नहीं होंगी तो हमारी बॉडी का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होगा। उसके अलावा बोन्स हमें सपोर्ट देती हैं, ये प्रोटेक्ट करती हैं हमारे ऑर्गन्स को। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी रिब्स जो है, जो हमारी पसलियों की हड्डियां हैं, ये हमारे कितने ज़्यादा ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं। इसमें हमारा हार्ट, हमारे लंग्स, स्टमक आता है। तो इस तरह से बोन्स हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को और बॉडी के जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर रही हैं, उनको शेप दे रही हैं। हमारे मसल्स को भी बोन प्रोटेक्ट कर रही हैं, मूवमेंट कराती हैं। बोन्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो मूवमेंट होता है। अगर बोन्स नहीं होंगे तो हम मूव ही नहीं कर सकेंगे। उसके अलावा ब्लड सेल्स और सोर्सेज ऑफ कैल्शियम और फॉस्फोरस है। बोन्स जो है कैल्शियम और फॉस्फोरस बनाती हैं। बोन से हमारी रेड ब्लड सेल्स बनती हैं। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो हमारा ब्लड की जो फॉर्मेशन हो रही है वो हमारा जिगर जो है, लीवर, वहाँ से हो रही है, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। जो हमारे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स या प्लेटलेट्स है, हमारा जो ब्लड है उसकी फॉर्मेशन बोन मैरो के अंदर होती है। वही बोन मैरो जो अक्सर लोग खाते भी है, जो हड्डियों के अंदर का गूदा होता है, वहाँ पे हमारा रेड ब्लड सेल जो है, जो हमारा असल खून जो है हड्डियों में बनता है। उसके अलावा ये रेस्पिरेशन में भी हमारी हेल्प करती है। तो लास्ट स्लाइड हम लोग पढ़ते हैं यूनिट 3 की और इसको जल्दी जल्दी कवर अप करते हैं ताकि वीडियो हमारी लंबी ना हो। बॉडी के जॉइंट्स कितने होते हैं? 360 जॉइंट्स हैं बॉडी के अंदर।
आर्थ्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ जॉइंट्स, और स्टडी ऑफ जॉइंट्स को हम आर्थ्रोलॉजी कहते हैं। तो यूनिट 3 का अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि जॉइंट्स है, इसमें से भी पेपर में क्वेश्चन आता है, 2 or more than 2 bones and cartilage joint is called joints। जॉइंट क्या चीज होती है? ऐसी जगह जहाँ पे कार्टिलेज और 2 या 2 से ज्यादा हड्डियां जो हैं वो जुड़ती हैं, उसको हम लोग जॉइंट बोलते हैं। और जॉइंट्स के जो टाइप्स है ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बॉल एंड सॉकेट, हिंज जॉइंट, पिवट और फाइबर जॉइंट। इन सबको हम लोग डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल जो मकसद था आपको मेन चीज़ों के बारे में बताना था, और आई होप सो कि आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। चैप्टर नंबर 4 आता है ग्रोथ एंड फिजिकल फिटनेस एंड मोटर स्किल्स। ह्यूमंस की जो ग्रोथ है, फिजिकल फिटनेस और मोटर स्किल्स, वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ग्रोथ में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वो माइलस्टोन्स का होता है। हर पर्सन जो है वो एक खास माइलस्टोन से ही सीखता है। फॉर एग्जांपल जैसे बच्चा जब पैदा होता है तब उसमें कौन कौन से माइलस्टोन्स होते हैं, उस वक्त वो सिर्फ लेट सकता है। फिर 1-2 माह का होता है तो वो करवट बदल सकता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता 6 माह का जो बच्चा होता है वो प्रॉपर बैठ सकता है। 8 महीने का बच्चा क्रॉल कर लेता है। फिर 10 माह या उससे ऊपर का जो बच्चा है वो खड़ा होना शुरू कर देता है, और 1 साल के बाद वो चलना स्टार्ट कर देता है चीज़ों को पकड़ के। तो ये एक नॉर्मल हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के माइलस्टोन्स हैं कि हर बॉडी की जो एज ग्रुप है उसके साथ साथ डिफरेंट फंक्शन जो है वो डेवलपमेंट होते हैं बॉडी के अंदर। डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स इंक्लूडिंग माइलस्टोन्स। तो मोटर स्किल्स की डेवलपमेंट जो होती है माइलस्टोन के जरिए से होती है। फॉर एग्जांपल चिन लिफ्टिंग, क्रॉलिंग, अर्ली सिटिंग, क्रॉलिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, रनिंग। तो ये सब एज के साथ साथ डिफरेंट एज ग्रुप के ऊपर जाके होते हैं डिफरेंट माइलस्टोन्स के अंदर। तो यूनिट 4 के अंदर यही माइलस्टोन्स ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे। और स्टेजेस ऑफ मोटर स्किल्स आ जाती हैं, कोग्निटिव स्टेज, एसोसिएटिव स्टेज, ऑटोनॉमस स्टेज। देन आती हैं टाइप्स ऑफ मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पास पेपर में भी बार बार रिपीट हो चुका है, तो इसको भी आप लोगों ने लाजमी तैयार करना है। यूनिट नंबर 5 है न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस। न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हमारी जो ब्रेन्स की कंडीशन है, और हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये वाले डिसऑर्डर। सेरेब्रल पाल्सी जो है बहुत इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है, आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और उसके बाद आते हैं कन्वल्सिव डिसऑर्डर्स। ये भी हमारे नर्वस सिस्टम और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। हमारे ब्रेन के जो फॉल्ट्स हैं, आपकी जो मेंटल इलनेस है, उनमें आते हैं कन्वल्सिव डिसऑर्डर, जैसे कि एपिलेप्सी और सीजर्स। जो झटके लगना या फालिज वगैरह की चीज़ें जो होती हैं, ये आपके कन्वल्सिव डिसऑर्डर्स आते हैं। और इन टॉपिक्स में इंट्रोडक्शन, डिजीज़ की काजेज, उनकी क्लासिफिकेशन, उनकी ट्रीटमेंट, जो डिसऑर्डर्स है, यही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। चैप्टर नंबर 6 आ जाता है न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोगों ने चैप्टर 5 में पढ़ा है। इंपॉर्टेंट जो इसमें डिजीजेज आती हैं वो स्पाइना बाइफिडा आती है, इसको हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपने वहाँ पे नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपने पहले जाके पहले वाली वीडियोस को लाजमी देख लेना है और फिर आप इस वीडियो पे आइएगा। स्पाइना बाइफिडा के अंदर जो चिल्ड्रन होते हैं, इससे जो इफेक्ट हुए होते हैं, उनकी स्पाइनल कॉर्ड जो है, रीढ़ की हड्डी, वो पैदाइशी तौर पे ही डिस्टॉर्ट हुई होती है। नेक्स्ट डिजीज आ जाती है हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और सिफेलस का मतलब होता है हेड, ये ग्रीक वर्ड है। तो हाइड्रोसिफेलस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट के हेड के अंदर वाटर अकोमोलेट हो जाता है, और वो वाटर कौन सा होता है, वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, CSF भी उसको हम बोलते हैं। वो फ्लूइड ब्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा अकोमोलेट कर जाता है, और जो हेड का पार्ट होता है वो नॉर्मल चिल्ड्रन के मुकाबले में इस पेशेंट का बहुत लार्ज हो जाता है। इसके बारे में पढ़ते हैं। स्पाइना बाइफिडा के जो पेशेंट्स होते हैं, यूजुअली उनमें चांसेस होते हैं 80 से 95% के कि उनको हाइड्रोसिफेलस हो जाएगा। स्पाइनल फ्लूइड प्रोसेसिंग इज स्टॉप। जो स्पाइनल का फ्लूइड होता है उसकी प्रोसेसिंग स्टॉप हो जाती है, इसलिए वगैरह जो फ्लूइड होता है वो ब्रेन में जाके अकोमुलेट कर जाता है। दैट ब्रेन पिट इज कॉल्ड वेंट्रिकल। पिट कहते हैं हम लोग गड्ढे को। अब एक जगह पे जहाँ वेंट्रिकल के अंदर जाके सारा का सारा वो फ्लूइड अकोमुलेट कर जाता है, उसको हम वेंट्रिकल कहते हैं। और वो ब्रेन में एक सुराख टाइप जैसे पिट होता है, एक खास जगह पे वो इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद जो हेड का साइज होता है वो बड़ा हो जाता है, नर्व फाइबर्स इफेक्ट होते हैं, ब्रेन के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, और जाहिर है जब ब्रेन आपका जो है उसकी फंक्शंस जो है ख़राब हो जाएंगे तो जितनी बाकी बॉडी है वो भी इफेक्ट हो जाएगी।
बॉडी पैरालाइज हो जाएगी। उसके अलावा मेमोरी लॉस बहुत ज़्यादा आ सकती है इन चिल्ड्रंस के अंदर। यहाँ पर डायग्राम दिखाई गई है हाइड्रोसेफेलस के पेशेंट की। किस तरह आप देख सकते हैं पेशेंट अफेक्ट हुआ हुआ है हाइड्रोसेफेलस के साथ। उसके ब्रेन के अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो बहुत ज़्यादा अकोमोडेट कर गया है और इस डिजीज़ के बाकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। बच्चे पैरालाइज हो सकते हैं, उनकी जो ब्रेन की फंक्शनिंग है वो पूरी लाइफ के लिए खराब होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं हाइड्रोसेफेलस के बारे में, इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। इट इज़ यूजुअली प्रेजेंट एट बर्थ। ये पैदाइशी तौर पे ही प्रेजेंट होता है। हाइट का जो सर्कमफेरेंस होता है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करना शुरू हो जाता है। और जो पेशेंट होता है हाइड्रोसेफेलस का, उसको वोमिटिंग के इश्यूज आते हैं, उसको खाना खाने में, पीने में और कुछ निकलने में उसको इशू आते हैं। इंसर्शन ऑफ बाईपास वाल्व शंट टू कैरी एक्सेसिव cerebrospinal fluid from ventricle of brain। जो पेशेंट होता है हाइड्रोसेफेलस का, उसके ब्रेन के अंदर एक स्टंट लगाया जाता है, एक वाल्व जो जिसके जरिए से cerebrospinal fluid जो इकट्ठा हुआ था उसको रिमूव किया जाता है। कॉमन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ शंट्स आर आइदर ऑब्स्ट्रक्शन और इन्फेक्शन। अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या आती है, या तो ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी उसमें, या उस स्टंट की वजह से इन्फेक्शन आ जाएगा ब्रेन के अंदर और जो बॉडी में फैल सकता है। आईक्यू लेवल जो है वो लोअर होता है इस तरह के चिल्ड्रन का। इन्फीरियर फंक्शनिंग इज विजुअल फंक्शनिंग इन हाइड्रोसेफेलस। जो देखने की सलाहियत होती है वो बहुत इन्फीरियर हो जाती है, विजुअलाइज करना चीज़ों को बहुत कम हो जाता है इन पेशेंट्स के अंदर। अपेरेंट लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उनको सामने से ही किसी बात का समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बाकी वर्बल एबिलिटीज जो होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। कॉम्प्लेक्स वर्बल एबिलिटी में मतलब उनकी जो बोलने की स्किल है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है और उसके इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो ख़त्म होते हैं। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम यूनिट नंबर 7 की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में देखेंगे। एंड आई होप सो कि आपके लिए ये वाली वीडियोज़ हेल्पफुल रहेंगी। और जब आप खुद इन बुक्स को पढ़ेंगे तो आपके लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट सेक्शन। आपके कोई सजेशन है तो मुझसे लाजमी पूछिए, इंशाल्लाह ताला मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और इन वीडियोज़ को अपने तमाम क्लास फेलोज़ और जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वहाँ पे लाजमी शेयर करिएगा, क्योंकि ताकि वहाँ के सब स्टूडेंट्स की यहाँ से हेल्प हो। तो अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह ताला। आई एम ट्राइंग टू मेक अ फेसबुक पेज एंड एन इंस्टाग्राम अकाउंट फॉर ऑल द पीपल्स इन दिस फील्ड, ताकि फ्यूचर में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो यहाँ से। अल्लाह हाफिज़, बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर।